अब बात करते हैं दोस्तों मूल अधिकारों के वर्गीकरण को। तो बात करते हैं मूल अधिकारों के वर्गीकरण से। देखो, मूल अधिकारों की वर्गीकरण की बात करें तो जो जो मूल संविधान था, मूल संविधान उस संविधान को कहते हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो मूल संविधान में दोस्तों वर्णित जो मौलिक अधिकार थे वो टोटल थे 7, और वर्तमान संविधान में जो मौलिक अधिकार वर्णित हैं वो हैं टोटल 6। तो बेसिकली देखा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, और मूल संविधान वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया उसको कहते हैं मूल संविधान। इंग्लिश में कहते हैं उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। तो वो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और वर्तमान संविधान में दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या है 6। तो मूल संविधान में टोटल 7 था और वर्तमान संविधान में है टोटल 6। तो मैं यहां आपको बताऊंगा 7 के 7 मौलिक अधिकार, और अंतिम में ये भी बता दूंगा कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 7 के 7 मौलिक अधिकार, फिर ये भी पढ़ेंगे कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार। देखिए, सबसे पहला है समता का अधिकार, जिसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। समता का अधिकार, ये अधिकार और इसका अनुच्छेद याद रखना। कई बार जीएटी में ऑप्शन मैच द फॉलोइंग वाला भी दे देता है। तो कई बार जीएटी में ऑप्शन मैच द फॉलोइंग वाला भी देता है। तो समता का अधिकार है भाई, इसका अनुच्छेद है 14 से लेकर के 18 तक। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यह है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 और 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह है अनुच्छेद 29 और 30। फिर था संपत्ति का अधिकार, यह है अनुच्छेद था 31 में। और फिर है संवैधानिक उपबंधों का उपचार, यह है अनुच्छेद 32 में। ये मूल संविधान में दोस्तों टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। तो कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो हटाया गया दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 31 वाला, इसको हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि 44 में संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और इस अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से ध्यान रखिएगा कि जो संपत्ति का दोस्तों अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको भेज दिया गया अनुच्छेद भाग 12 और अनुच्छेद 300A में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो दोस्तों पूर्व में मौलिक अधिकार था, जो पूर्व में मूल अधिकार था, वर्तमान में बन गया विधिक अधिकार। वर्तमान में बन गया
विधिक अधिकार। तो भाई जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों पूर्व में जो मौलिक अधिकार था वो वर्तमान में बन गया विधिक अधिकार। जो पहले फंडामेंटल राइट था भाई अब वो बन गया लीगल राइट। तो अब आपको दोस्तों कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या अंतर है। देखो फंडामेंटल राइट दोस्तों मूल अधिकार वो अधिकार होता है जो आपको जन्म से मिल गया। जैसे भारत में आपका जन्म हुआ तो वो सारे अधिकार जो भारत में जन्म लेने के साथ ही आपको मिल गए उसको कहते हैं मूल अधिकार। लेकिन विधिक अधिकार दोस्तों वो अधिकार होता है जो एक उम्र आने के बाद आपको मिलता है। विधिक अधिकार वो अधिकार है जो एक उम्र आने के बाद मिलेगा। जैसे अगर आपको मान लो संपत्ति खरीदना है अपने नाम पर तो वो आपको 18 साल के बाद ही मिल सकता है। 18 साल से पहले आप कोशिश करें कि अपने नाम पर संपत्ति खरीद लें, वो अवेलेबल नहीं है, वो आप नहीं खरीद सकते अपने नाम पे। तो मूल अधिकार वो होता है जो जन्म से मिलता है और विधिक अधिकार वो होता है जो एक उम्र आने के बाद मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में इस श्रेणी में आता था अब बन गया है विधिक अधिकार। तो यहां तक बात समझ में आई सबको? यहां तक बात सबको समझ आ गया? चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों सबको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक सबको क्लियर है? चलो यहां तक तो दोस्त उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई मूल अधिकारों के बारे में। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। तो हम लोग 12 से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा मूल अधिकार पढ़ेंगे क्योंकि मूल अधिकार बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आपके जीएटी में मिलता ही है। तो सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद है 12 और अनुच्छेद 12 में है क्या, तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। राज्य की परिभाषा है यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां डेफिनेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। यहां पर स्टेट का मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है भाई यहां पर इंडिया एज अ स्टेट। इंडिया एज अ स्टेट। आप फिर कहेंगे सर स्कूल से आज तक तो पढ़े कि इंडिया कंट्री है, स्कूल में तो पढ़ाया जाता था कि इंडिया एक कंट्री है और इंडिया में स्टेट्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया एज अ स्टेट की। देखिए इंडिया जो है वो आप लोग पढ़े कि कंट्री है लेकिन इंडिया को पॉलिटिकल साइंस में स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य की इसमें बेसिकली परिभाषा है और ये जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 है, 12 में जो राज्य की परिभाषा है सेम समान परिभाषा, समान परिभाषा जो दी गई है वो अनुच्छेद 36 में भी है, वो अनुच्छेद 36 में भी है। तो अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 36 में भी है यानी जो मूल अधिकार में है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सेम परिभाषा है। तो इंडिया एज अ स्टेट इसका बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट में है कि ये इंडिया एज अ स्टेट है। अब देखिए स्टेट बेसिकली इंडिया स्टेट कैसे है, तो यहां पर एक छोटा सा थोड़ा सा आपको मैं पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा हाई लेवल पर लेकर के जाऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा दी है, राज्य की परिभाषा, जो राज्य की परिभाषा दी है वो दिया है किसने, तो वो दिया है एक अमेरिका के राजनीतिक शास्त्री थे, अमेरिका के राजनीतिक विज्ञानी थे जिनका नाम था जेम्स विलफोर्ड गार्नर।
गार्नर, इन्होंने राज्य की परिभाषा दी है। सबसे पहले इसने कहा कि राज्य के 4 घटक हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि राज्य के 4 घटक होते हैं। ये समझ जाओगे तो फंडामेंटल राइट्स में कभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला कहा कि पहला घटक होता है एक निश्चित भूभाग, भू क्षेत्र। दूसरा होता है निश्चित जनसंख्या। तीसरा होता है सरकार। और चौथा होता है संप्रभुता। और संप्रभुता 2 तरीके की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक और बाह्य स्वतंत्र। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये चारों पैरामीटर्स हैं स्टेट के। और इसमें अगर भारत के 28 राज्य को रख लें और एक साइड में भारत देश को रखें तो देखते हैं कि किसमें ये पूरा पूरा फिल होता है। देखिए, भारत के 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों का अपना अपना भूभाग है, निश्चित भू क्षेत्र है, तो उनका अपना अपना भू क्षेत्र है। फिर भारत का अपना भू क्षेत्र है। भारत के 28 राज्यों में हर राज्य की अपनी अपनी एक निश्चित जनसंख्या है, जैसे बिहार का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना है। भारत की भी अपनी जनसंख्या है। राज्यों को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य सरकारें हैं, जो राज्यों में राज्य सरकारें हैं जो राज्यों के लिए कानून बनाती हैं। भारत के लिए कानून बनाती है केंद्र सरकार, तो भारत के लिए केंद्र सरकार है। अब संप्रभुता, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। जो कोई राज्य सरकार है वो अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है, तो इसको कहा जाता है कि यह आंतरिक स्वतंत्रता है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार किसी भारत के लिए कानून नहीं बना सकती। यानी जो राज्य सरकार है वो भारत देश के लिए कानून नहीं बना सकती। तो राज्य सरकार के पास बाह्य स्वतंत्रता नहीं है। वही अगर देखा जाए भारत के पास, यानी भारत देश के पास आंतरिक स्वतंत्रता है, यानी भारत सरकार किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। लेकिन यही भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ अपने वैदेशिक संबंध भी स्थापित कर सकती है, तो ये भी इनके पास बाह्य स्वतंत्रता भी है। तो भारत के 28 राज्यों के पास बाह्य स्वतंत्रता नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। इसलिए कहा जाता है राजनीति विज्ञान में कि ये जो 28 राज्य हैं ये बेसिकली प्रांत हैं, और जो भारत है वो राज्य है। ये पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि ये जो 28 हैं इनको कहना चाहिए प्रोविंसेस, और इंडिया को कहना चाहिए स्टेट। लेकिन भारत के संविधान में जो अपनाया गया है, भारतीय संविधान में अपनाया गया है कि कहा गया है भाई, स्टेट को कहा गया है कंट्री और प्रोविंस जो प्रांत हैं उनको कहा गया है स्टेट। इसी वजह से ये दिक्कत होती है, इसी वजह से दिक्कत है। इसलिए आर्टिकल 12 में पढ़ोगे तो वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है। तो यहाँ राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है कि इंडिया एज अ स्टेट है, बस इंडिया एज अ स्टेट है, इतना याद रखना। बाकी मैंने इसलिए आपको समझा दिया है ताकि मान लीजिए कल गए आप लोग हायर स्टडीज पॉलिटिकल साइंस में भी करोगे तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं हो, चूंकि इंडिया एज अ स्टेट समझने में बड़ी दिक्कत होती है। इंडिया एज अ स्टेट समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से ये समझा दिया मैंने। हालांकि इतना आपसे पूछेगा नहीं कि पूरा डेफिनेशन बताओ, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको कभी भी आप अपने से पढ़ो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ो तो जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, चूंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है,
तो वहां पर आपको ये दिक्कत ना हो कि ये स्टेट कहां से आ गया, क्योंकि इंडिया को तो हम कंट्री पढ़े, स्टेट कहां से आ गया ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा तो पूछेगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो सीधा सीधा 12 या 36 में, 12 और 36 में है, इन दोनों ऑप्शंस में से जो आपके पास होगा लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य के जो घटक हैं, तो कहा जाता है कि भाई राज्य के 4 घटक होते हैं, तो 4 चीजों से मिलकर के राज्य बनता है। तो यहां पर दोस्तों यही वो 4 चीजें हैं, भारत की सरकार और भारत की संसद, राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में आता है पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका और नगर निगम, और साथ ही साथ आता है सभी वैधानिक एवं गैर वैधानिक निकाय। तो वैधानिक निकाय दोस्तों होता है जो संसदीय कानून, संसदीय कानून से बनाए जाते हैं, और गैर वैधानिक निकाय जो होता है वो आपका कार्य कार्यपालिका के आदेश से बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के आदेश से बनाए जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि ये इसके घटक कौन कौन से हैं। तो अगर राज्य की परिभाषा ही ज्यादातर चांसेस है आपसे पूछेगा कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और 36 में, बस इतना याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, बस इसको याद उतना मत रखने की जरूरत नहीं, उतना सीयूईटी आपसे बहुत डिटेल में नहीं पूछेगी। मैक्सिमम पूछेगी कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, बस इतना याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना, चूंकि आर्टिकल में पूरा मेंशन है इसलिए मैंने पूरा बता दिया कि कहीं से आपको ये नहीं लगे कि हमने आपको कम कंटेंट दिया और देना चाहिए था। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा इसको डिटेल में बता दिया। आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा कि आर्टिकल 12 में का सब्जेक्ट क्या है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, बस इतना आपको याद होना चाहिए। और यहाँ राज्य क्या है, तो भारत राज्य के रूप में है, इंडिया एज अ स्टेट है। यहाँ पर भारत के वो 28 राज्य हैं उसका जिक्र नहीं है, इंडिया एज अ स्टेट है। बस ये 2 बात दोस्त ध्यान रखना, इसके अलावा मत ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि वो आर्टिकल्स में लिखा भी हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि कहीं से ये ना लगे कि सर हमने कम, टीचर ने हमें कंटेंट दिया। तो कंटेंट के मामले में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, इस पर्पस में मैंने आपको ये पूरा बता दिया। ठीक है,